Fishing in troubled waters. Masulipattnam. The town of Masulipattnam or Machilipatnam, literally fish port town, laid on the delta of the Krishna river. अब ये जो शहर है मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, ये जो है डेल्टा पे है कृष्णा नदी के. इन द 17th century इट वाज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी. अब 17th century में यहाँ भी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होती. Both the Dutch and the English East India companies attempted to control Masulipattnam as it became the most important port of the Andhra coast. दोनों ही डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज जो हैं वो पूरी तरह से कोशिश कर रही थी कि मसूलीपट्टनम को कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था आंध्रा कोस्ट का. द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वाज बिल्ट बाय द डच. तो एक किला जो है वो मसूलीपट्टनम पे बनवाया गया डच के द्वारा. द कुतुब शाही रूलर्स ऑफ गोलकोंडा imposed royal monopolies on the sale of textiles, spices and other items to prevent the trade passing completely into the hands of the various East India companies. जो कुतुब शाही रूलर्स थे गोलकोंडा के, उन्होंने कई सारी शाही जो एक होती है ना मोनोपोलीज की अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए सेल पे लगा दी टेक्सटाइल्स के, स्पाइसेस के या और आइटम्स, ताकि जो ट्रेड है वो पूरी तरह से जो अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनीज आ रही है उनके हाथों में ना चला जाए. Fierce competition among various trading groups, the Golconda nobles, Persian merchants, Telugu, Komati chettis and European traders made the city populous and prosperous. अब जो एक बहुत तगड़ा कंपटीशन हो रहा था अलग अलग ट्रेडिंग ग्रुप्स के बीच में, जिसमें इन सबके नाम दिए गए हैं गोलकोंडा नोबल्स, पर्शियन ट्रेड मर्चेंट्स, तेलुगु कोमाटी चेट्टीज और यूरोपियन ट्रेडर्स में, इससे शहर जो है वो काफी ज्यादा फेमस हो रहा था और संपन्न हो रहा था. As the Mughals began to extend their power to Golconda, their representative, the governor Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off the Dutch and the English against each other. अब जैसे जैसे मुगल्स जो हैं वो अपनी पावर बढ़ा रहे थे गोलकोंडा में, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे द गवर्नर मीर जुमला, जो कि अपने आप में मर्चेंट भी थे, उन्होंने डच और इंग्लिश को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया. इन 1686-1687 द मुगल एम्परर औरंगजेब एनेक्स्ड गोलकोंडा. और 1686-87 में जो मुगल एम्परर औरंगजेब थे उन्होंने गोलकोंडा पे कब्जा कर लिया. दिस कॉज द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव. अब यूरोपियन कंपनीज जो है वो और कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढने लग गई. इट वॉज अ पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वॉज नॉट इनफ इफ अ पोर्ट हैड कनेक्शंस विद द प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ द हिंटरलैंड. ये उनकी नई पॉलिसी का ही एक हिस्सा था जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि ये काफी नहीं है कि पोर्ट का जो कनेक्शन है, अगर मतलब इतना काफी नहीं रहेगा कि अगर पोर्ट का कनेक्शन जो और प्रोडक्शन सेंटर्स हैं इंटरलैंड के उनके साथ हो. द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर्स इट वाज फेल्ट शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रूल्स. तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया जो नए कंपनी ट्रेड सेंटर्स थे कि अब हमें पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल रूल्स तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा. एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव टू बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, मसूलीपट्टनम लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट and prosperity and decline in the course of the 18th century. अब जैसे जैसे कंपनी ट्रेडर्स जो है वो बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास में मूव कर गए तो मसूलीपट्टनम की एक तरह से मर्चेंट्स भी चले गए और जो उसकी संपन्नता थी वो भी कम होने लग गई. धीरे धीरे 18th century तक वो काफी हद तक डिक्लाइन हो गई. Being today nothing more than a dilapidated little town. अब जो है आज की डेट में वो सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना जीर्ण सा छोटा सा शहर रह गया है. न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स. In the 16th and 17th centuries, European countries were searching for spices and textiles, which had become popular in both in Europe and West Asia. 16th और 17th centuries में जो यूरोपियन कंट्रीज थी अब वो मसाले और टेक्सटाइल्स की खोज कर रही थी जो काफी पॉपुलर हो गए थे यूरोप और वेस्ट एशिया में. The English, Dutch and French formed East India companies in order to expand their commercial activities in the East. English, Dutch और French इन तीनों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनीज बनाई और ताकि अपने जो ऑर्डर्स हैं या अपने जिस तरह से उनकी एक्टिविटीज हैं उनको और ज्यादा कमर्शियल पे बढ़ाया जा सके ईस्ट के अंदर. इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक द मुल्ला अब्दुल गफूर एंड विरजी वोरा हु ओन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स कॉम्पीटेड विद देम. शुरू में क्या था, जो बड़े बड़े इंडियन ट्रेडर्स थे जैसे मुल्ला अब्दुल गफूर थे या विरजी वोरा थे, इनके बहुत सारे शिप्स थे बड़े बड़े जो जिसके साथ इन लोगों का कॉम्पिटिशन था. However, the European companies used their naval power to gain the control over the sea trade and force Indian traders to work as their agents. अब यूरोपियन कंपनीज ने अपनी पूरी नेवल ताकत जो है वो लगा दी और सी ट्रेड पर कंट्रोल कर लिया और इंडियन ट्रेडर्स को मजबूर किया कि वो उनके एजेंट के तौर पे काम करें. Ultimately, the English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent.
नतीजा क्या हुआ कि अब इंग्लिश जो है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे, सफल रहे, कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर उनकी ज्यादा हो गई थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। The spurt in demand for goods like textiles led to a great expansion of the crafts of spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc., with more and more people taking up them. अब जैसे जैसे टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ती चली जा रही थी, उससे और जो क्राफ्ट्स थी उसमें एक्सपेंशन हो रहा था। स्पिनिंग करनी पड़ेगी, वीविंग करनी है, डाइंग करनी है, ब्लीचिंग करनी है, ये सब काम भी बढ़ते जा रहे थे। इससे से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे। इंडियन टेक्सटाइल डिजाइन बिकम इंक्रीजिंगली रिफाइंड। इंडिया की जो टेक्सटाइल डिजाइन थी वो और ज्यादा रिफाइंड होती जा रही थी। However, this period also saw the decline of the independence of the craft person. इस पीरियड में क्या हुआ, जो क्राफ्ट पर्सन अभी इंडिपेंडेंटली काम करते थे वो भी कम हो गया। They now began to work on a system of advances, which meant that they had to weave cloth, which was already promised to European agents. अब वो जो है एक तरह से एडवांस लेकर उनके तहत काम कर रहे थे कि मतलब अब आपको कपड़ा जो है उतना बुन के देना ही है जितना आपने यूरोपियन एजेंट्स को प्रॉमिस किया है। Weavers no longer had the liberty of selling their own cloth or weaving their own patterns. अब वीवर्स जो थे उनके पास खुद का कोई अधिकार नहीं रह गया था कि वो जो है, या इतनी फ्रीडम नहीं थी कि वो अपना खुद का बुना हुआ कपड़ा बेच सकें या अपने खुद के पैटर्न्स को बना सकें। They had to reproduce the design supplied to them by the company agents. उनको बार बार वही डिजाइन बनानी होती थी जो कंपनी के एजेंट्स उनको बोलते थे बनाने के। The 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras, which are nodal cities today. 18th century में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जो हैं, जो कि आज की बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज बन गई हैं, वो उनका राइज होते हुए देखा। Crafts and commerce underwent major changes as merchants and artisans were moved into the black towns established by the European companies within these new cities. जो क्राफ्ट्स और कॉमर्स था उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आया, क्योंकि जो मर्चेंट्स थे, जो आर्टिसंस थे, कारीगर थे, वीवर्स जैसे, उनको जो है ब्लैक टाउन में जो है शिफ्ट कर दिया गया, जो कि यूरोपियन कंपनीज द्वारा बनवाया गया था इन नए शहरों में। The blacks or native traders and craft persons were confined here, while the white rulers occupied the superior residencies of Fort St. George in Madras और Fort St. William in Calcutta. जो ब्लैक्स थे या जो नेटिव ट्रेडर्स कह सकते हैं या जो क्राफ्ट पर्सन थे, अब उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था, एक तरह से एक जगह पे रोक दिया गया। जबकि व्हाइट रूलर्स जो थे, अब उन्होंने बड़ी बड़ी जो रेजिडेंसीज थी जैसे फोर्ट सेंट जॉर्ज का है मद्रास में या फोर्ट सेंट विलियम था कलकत्ता में, इन पे अपना हक जमा लिया था और वहीं पे रहते थे वो लोग। द स्टोरीज ऑफ द क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन द 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर। अब ये जो क्राफ्ट्स और कॉमर्स की स्टोरी थी 18th सेंचुरी में, ये आपको अगले साल बताएंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर जो आप बुक पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। Vasco da Gama and Christopher Columbus. In the 15th century, European sailors undertook unprecedented exploration of sea. अब 15th century में जो यूरोपियन सेलर्स थे उन्होंने एक तरह से सी रूट्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। They were driven by the desire to find ways of reaching Indian subcontinent and obtaining spices. उन्होंने मेन जो ये सेल आरंभ करी थी वो किस लिए किया था, एक्सप्लोरेशन किया था ताकि वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक पहुंच सके और वहां से मसाले जो हैं उनको ले सके। Vasco da Gama, a Portuguese sailor, was one of those who sailed across the Atlantic to the African coast, went round it, crossing over the Indian Ocean. Vasco da Gama एक पोर्तुगीज सेलर थे जो कि जिन्होंने सेल किया था अटलांटिक से लेके अफ्रीकन कोस्ट तक और उसके अराउंड करके वो जो है इंडियन ओशन को क्रॉस किया था उन्होंने। His first journey took more than a year. एक साल लग गया था उनकी पहली जर्नी में। He reached Calicut in 1498 and returned to Lisbon, the capital of Portugal, the following year. पहला साल लगा उन्हें अपनी इस जर्नी को, एक पूरा साल लग गया जर्नी को करने में। फिर वो कैलकट पहुंचे 1498 में, फिर वापस लिस्बन गए जो कि उनकी कैपिटल थी पोर्तुगल की, जो आने वाला साल था उसके अंदर। He lost 2 of his 4 ships and of the 170 men at the start of the journey, only 54 survived. जब उन्होंने जर्नी शुरू करी थी तब उनके पास 4 शिप थे, जिसमें से वो 2 शिप खो चुके थे और 170 मैन में से सिर्फ 54 ही सर्वाइव कर पाए थे। In spite of the obvious hazards, the routes that were opened up proved to be extremely profitable. अब कहने को इतनी सारी परेशानियों के बावजूद जो रूट्स उनके सामने खुले वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल थे। And he was followed by English, Dutch and French sailors. उसके बाद उनके पीछे पीछे इंग्लिश, डच और फ्रेंच सेलर्स आ गए। The search for sea routes to India had another unexpected fallout. अब जो सर्च थी सी रूट के लिए करी जा रही थी इंडिया आने के लिए, उसका एक और भी कुछ एडवर्स रिजल्ट थे, मतलब कहते हैं ना
अनुकूल रिजल्ट्स नहीं थे। On the assumption that the earth was round, Christopher Columbus, an Italian, decided to sail westward across the Atlantic Ocean to find out the route to India. अब इस assumption पे कि धरती गोल है, क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि एक इटालियन थे, उन्होंने सेल करना शुरू किया वेस्ट साइड में अक्रॉस द अटलांटिक ओशन ताकि इंडिया के लिए रूट ढूंढ सकें। He landed in the West Indies, which got their name because of this confusion. और वो जो है वेस्ट इंडीज पहुंच गए, जहां उसको नाम इसीलिए मिला क्योंकि उनको कंफ्यूजन हो गया कि वो इंडिया आ गए हैं। इन 1492 he was followed by sailors and conquerors from Spain and Portugal who occupied large parts of the Central and South America, often destroying earlier settlements in the area. उनके पीछे पीछे जो सेलर्स थे, कॉन्करर्स थे, स्पेन और पोर्तुगल के, वो पहुंच गए। उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा सेंट्रल और साउथ अमेरिका का हथिया लिया और इसमें जो पहले से वहां जो लोग रह रहे थे उस एरिया को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।